नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में पूरा हमने बताया था, पाचन तथा पोषण कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चीज़ बच गया। उसको पढ़ाने के बाद फिर हम बताते हैं भोजन के अवयव के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे गृहिणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन हो जाता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन गृहिणी में क्यों हो रहा है, इसका हमें रीज़न समझना है। जैसा कि हमने बताया था कि आमाशय में HCl है, ये भोजन को एसिडिक बनाता है। फिर दूसरी चीज़ हमने बताया था कि आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन हो रहा है। फिर हमने बताया था गृहिणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि हमारा ये मान लीजिए क्या है, अग्नाशय है, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज 3 तरह का एंजाइम सिक्रीट करता है। कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिनमें से कुछ हैं कौन कौन से। पहला होता है एमाइलेज, दूसरा हम पढ़ लें कौन सा होता है, लाइपेज, और तीसरा एंजाइम होता है जो इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो होता है ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम का सिक्रेशन कौन करता है, हमारा अग्नाशय। तो अग्नाशय से जो एमाइलेज निकलता है ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और जो हमारा ट्रिप्सिन है वो पाचन करता है प्रोटीन का। तो यानी अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। लेकिन अब हमको ये भी पता है, पहली क्लास में बताया गया था कि अग्नाशय में तो हमारा भोजन जाता नहीं है, कि अग्नाशय में पूरा भोजन जाएगा तो भोजन का कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होगा। तो जब अग्नाशय में भोजन नहीं गया और ये भोजन पचाने वाले एंजाइम अग्नाशय में बन रहे हैं, तो फिर भोजन को पचाने के लिए ये कहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं सब एंजाइम। तो जो अग्नाशय है ये अपने सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है कहाँ पर, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है गृहिणी, यानी अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में बनने वाले तीनों एंजाइम, आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये तीनों ही सिक्रीट किए जाते हैं कहाँ पर, गृहिणी यानी छोटी आंत में। तो इसलिए छोटी आंत में हमारा बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट बचा, बचा हुआ वसा बचा, बचा हुआ प्रोटीन बचा, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब बचा। अब जो जटिल वसा होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइपेज से नहीं पच पाते हैं, यानी वसा जो है फैट को पचने के लिए पहले उसका पाइसीकरण जरूरी होता है। यानी वसा को अगर पचाना है तो सबसे पहले करना पड़ेगा इसका पाइसीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी पहले इमल्सिफिकेशन होगा वसा का, तब पचेगा। और इमल्सिफिकेशन होने के लिए ज़रूरत होती है क्षार की, यानी बेस की। जैसे अगर हमारे बर्तन पे कोई घी या फिर कुछ लग जाता है तो हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट या फिर जो भी बर्तन धुलने वाले साबुन या फिर जो यूज़ करते हैं वो एक क्षार होता है। तो उससे बहुत जल्दी घी या फिर जो भी फैट लगा हुआ रहता है बर्तन में साफ़ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वसा को जल में घुलनशील बनाना है तो हमको मिलाना पड़ेगा क्या, क्षार मिलाना पड़ेगा। और क्षार फिर कहाँ से आएगा, ये क्षार कौन देता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा यकृत। और यकृत का काम क्या होता है, अगर यकृत की बात करें तो यकृत यानी लीवर जो होता है ये बनाता है पित्तरस, यानी यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करता है। तो यानी अगर पूछे जाएगा कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा हमको पित्ताशय बिल्कुल नहीं बोलना है। पित्तरस का निर्माण हमेशा कौन करता है, यकृत करता है। और यकृत फिर पित्तरस का निर्माण करके फिर इसका काम खत्म। अब ये पित्तरस को अपने पास नहीं रखेगा बल्कि ये भेज देता है किसके पास, पित्ताशय के पास। ये बीच, ये आपको जो बैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा पित्ताशय है, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। यानी पित्त रस यानी जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, यकृत यानी लीवर बाइल जूस का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद सारे बाइल जूस को भेज देता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में भी तो भोजन आता नहीं है कि यहाँ पर फैट को लेकर आएगा पूरा भोजन, फिर यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाएगा, क्योंकि भोजन यहाँ पे भी नहीं आता है। तो इसमें भी जो ये पाइप यानी डक्ट लगी हुई है, इस डक्ट का कनेक्शन भी यहाँ पर कहाँ पे है, गृहिणी में ही। यानी गृहिणी में दोनों जगह से एंजाइम्स आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से, अग्नाशय से जो एंजाइम बना वो भी गृहिणी में आ रहा है, पित्तरस जो यकृत ने बनाया, पित्ताशय में जो स्टोर हुआ था पित्तरस, वो भी कहाँ पर आया, गृहिणी में आया। और पित्तरस बनता ही इसलिए है कि वसा का पाचन कर सके वो, यानी वसा का जो सर्वाधिक पाचन, यानी वसा जो बचा हुआ वसा कॉम्प्लेक्स फैट है उसका पाचन भी कहाँ पर होता है, गृहिणी में होता है। तो हमने रीज़न जान लिया कि क्यों हम कहते हैं गृहिणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है,
क्योंकि ग्रहणी में ही अग्नाशय के द्वारा बनने वाले एंजाइम, ग्रहणी में ही पित्त रस, सबका सिक्रीशन ग्रहणी में ही हो रहा है, मतलब बना कोई और रहा है लेकिन एट लास्ट आ रहा है कहाँ पर, हमारे ग्रहणी में, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिओडेनम, उसमें आ रहा है। और इस वजह से हमारे ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक, यानी अगर हम पित्त रस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम जानना चाहें, यानी बाइल जूस के बारे में, तो अगर पूछेगा इसका निर्माण कहाँ पर होता है तो हम कहेंगे निर्माण इसका यकृत यानी लीवर में होता है। पूछेगा कि इसका संग्रहण कहाँ पर होता है, तो संग्रहण पूछने पर हम बताएंगे इसका संग्रहण होता है कहाँ पर, पित्ताशय में। दो चीज़ें, निर्माण यकृत में होता है और संग्रहण कहाँ पर होगा, पित्ताशय में। तो ये सारी चीज़ें हमको इसके बारे में जाननी ज़रूरी थी जो हमने जानी। अब पित्त रस के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको जाननी है कि पित्त रस और किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो पता ही चल गया कि पित्त रस कहाँ पर बनता है, तो लीवर में बनता है। और पित्त रस में दो चीज़ें होती हैं। अगर हम अपने पित्त रस की बात करें, बाइल जूस की बात करें, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पित्त वर्णक और एक होता है पित्त लवण। पित्त लवण, तो ये जो पित्त लवण होता है ये तो हमारे लिए लाभदायक होता है, यानी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन पित्त वर्णक यानी कि जो बाइल पिगमेंट है ये हमारे लिए हानिकारक होता है। हानिकारक है तो इसका मतलब इसका शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, दो पित्त वर्णक हमारे अंदर पाए जाते हैं। एक होता है बिलीवर्डिन और दो, यहाँ पर लिख लेते हैं, पित्त वर्णक दो होते हैं, एक होता है बिलीवर्डिन और दूसरा होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, दो पित्त वर्णक हमारे यहाँ बाइल पिगमेंट दो होते हैं, बिलीवर्डिन होता है, बिलीरुबिन होता है, जिनका समय समय पर बाहर निकलना ज़रूरी होता है। और जो हमारे लीवर का जो हिपैटिक सेल होता है, लीवर में एक सेल पाई जाती है जिसको हम हिपैटिक सेल कहते हैं, वो समय समय पर इसे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के साथ हमारे शरीर से बाहर निकालती रहती है। लेकिन कभी कभी जब हमारा लीवर काम नहीं करता है, यानी हिपैटिक सेल्स नहीं उतनी ज़्यादा काम करती हैं, तो ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हमारे शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है, तो हम कहते हैं हमें एक रोग हो गया है और उस रोग का नाम क्या है, पीलिया। यानी जब ये दोनों बाहर नहीं निकल पाते, हिपैटिक सेल काम नहीं करती है, यानी लीवर में हमारा पाया जाता है एक हिपैटिक सेल, और यही हिपैटिक जो सेल होती है उसका काम होता है इन दोनों वर्णक को शरीर से बाहर निकालना। लेकिन जब हिपैटिक सेल यानी लीवर नहीं काम करता है तो हो जाता है हमको पीलिया, जिसको हम कहते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस हो जाता है, जॉइंडिस रोग हो जाता है। तो यानी जॉइंडिस का मतलब समझ, तभी तो कहते हैं मतलब पीलिया हो गया तो इसका मतलब लीवर कमज़ोर हो गया। लीवर एक्चुअली कमज़ोर हो गया है, वही बात हुई कि लीवर का हिपैटिक सेल काम नहीं कर रहा है, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बाहर नहीं जा रहा है, तो इन वर्णक की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है, अलग अलग अंग हमारे पीले पड़ने लगते हैं। जिसका रीज़न यही है कि ये दोनों जो एक्सक्रीटरी मटीरियल्स, यानी हम कह सकते हैं कि जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में है उसको हिपैटिक सेल्स समय समय पर जो बाहर निकाल रही थी बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे त्वचा का रंग जो होता है वो पीला पड़ने लगता है और हमको जॉइंडिस रोग हो जाता है। ठीक, तो यानी अगर पूछा जाए जॉइंडिस रोग किसकी सक्रियता कम होने की वजह से होता है, तो हिपैटिक सेल्स जो लीवर की होती हैं उसकी सक्रियता कम हो जाती है, तो हमें जॉइंडिस रोग होता है। ठीक है, तो यानी अब हम समझेंगे कि अब ये कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आज कहा गया था आपका एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए, और उस चैप्टर का नाम है, अगर हम समझें तो आज थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी कंप्लीट आपका वो अगली वीडियो में होगा। तो अगर हम उस टॉपिक को समझें, है तो इसी चैप्टर का भाग, लेकिन अगर उस टॉपिक को हम समझना चाहें तो उस टॉपिक का नाम है भोजन के अवयव। भोजन के अवयव। और अगर हम अपने भोजन के अवयव की बात करें तो हमारे भोजन में लगभग 6 प्रकार के अवयव शामिल हैं। कौन कौन सा, तो पहला अवयव है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अवयव हमारा होता है प्रोटीन, तीसरा अवयव है हमारा क्या, वसा, चौथा अवयव है हमारा क्या, विटामिन, पांचवा अवयव है हमारा क्या, खनिज लवण, और छठा अवयव है हमारा जल। ठीक, तो अगर हमसे चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं, अगर आपसे ये ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछा है बताओ निम्नलिखित में से किससे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तब आप क्या बताएंगे।
ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं होती है किस चीज़ से। तो आपको इसका आंसर देने से पहले ये समझना होगा कि हमको ऊर्जा बस तब प्राप्त होती है जब कोई भोज्य पदार्थ अपनी जटिल अवस्था से कन्वर्ट होता है किसमें, सरल अवस्था में। यानी पाचन भी तो यही होता है ना। अगर पूछा जाए पाचन क्या है, तो भोजन के जटिल अवयवों को उनके सरल अवयव में बदलना ही पाचन कहलाता है। और जब कोई भोज्य पदार्थ अपने जटिल से सरल अवस्था में बदलता है तभी हमको प्राप्त होती है ऊर्जा। और अगर कोई भोजन पहले से सरल अवस्था में है तब उससे हमको ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। ठीक, तो अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट जटिल अवस्था है और इसका सरल अवस्था होता है क्या, ग्लूकोज। यानी हम कार्बोहाइड्रेट खा तो लेते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पचा नहीं सकते हैं। पचता ये किस फॉर्म में है, ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट टूटता किस में है, ग्लूकोज में। प्रोटीन की अगर सरल अवयव की बात करें तो ये किस में टूटता है, तो ये आपको पता है किस में टूटता है, अमीनो अम्ल में। वसा किस में टूटता है अगर पूछा जाए तो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में ये टूटता है, ग्लिसरॉल। यही तीनों हैं जिनका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और इसको हमें सरल अवस्था में बदलना होता है। तो इसका मतलब अगर यही तीनों अगर जटिल से सरल में बदल रहे हैं तो ऊर्जा भी हमको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ही मिल सकती है। बाकी अगर कहा जाए क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है, तो बिल्कुल हमको विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या खनिज लवण से ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या जल से ऊर्जा मिलती है, तो बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलती है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर ये सब हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो विटामिन, जल तथा खनिज लवण ये सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। यानी आपने देखा होगा अगर एक भी विटामिन की कमी हो जा रही है तो विटामिन ए की कमी हो जा रही है तो रतौंधी हो रहा है, बी की कमी हो जा रही है तो बेरी बेरी हो जा रहा है। ऐसे अलग अलग विटामिन की कमी हो जाने से हमको अलग अलग तरह का रोग हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि सब विटामिन मिल करके हमें समस्त रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समस्त खनिज लवण भी हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जल की बात करें तो जल तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। पूरा पाचन ही जल की वजह से हो पाता है। तो जल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यानी अगर केवल ऊर्जा की बात किया जाए, ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ही हमको सिर्फ ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि मनुष्य ऊर्जा किस अवयव से अधिक प्राप्त करते हैं, तो अगर हम अपनी बात करें तो हम ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। जबकि ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिल किससे सकती है, वसा से। लेकिन बात यहाँ अगर फंसती, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो मिल सकती है लेकिन वसा हमारे अंदर आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अभी आपने पढ़ा था कि वसा को पचाने के लिए क्षार की ज़रूरत पड़ती है। वो क्षार पहले लीवर बनाएगा ना। क्षार मतलब क्या, बाइल जूस लीवर बनाता है। और वो बाइल जूस क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। तो पहले वो बनाएगा, तब वो जाके आएगा, तब वसा का पाइसीकरण होगा, तो वो जल में घुलनशील बनेगा, तब जाके वो पचेगा। यानी काफ़ी प्रोसेस होता है। तो हमारे अंदर आसानी से पचता नहीं है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमारे स्टमक को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, लीवर को, पैनक्रियाज को, सबको। तो इसकी वजह से वसा इतनी आसानी से पचता नहीं है। सबका कैलोरी मान भी आता है अगर पूछा वसा का, तो 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है इसका। प्रोटीन का पूछेगा तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेंगे तो 5.6 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का अगर पूछे तो लगभग 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी मान। तो हम देख पा रहे हैं सबसे कम कैलोरी मान अगर तीनों में कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट का ही है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ही हम ऊर्जा क्यों लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पचाने में आसान होता है, बहुत आसानी से हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट ही अपने ऊर्जा के लिए हम लेते हैं। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके बारे में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स है, ये इसका सिंपलर फॉर्म है। और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में होता है तभी हमको इनसे ऊर्जा मिलती है। विटामिन, खनिज लवण और जल की बात कर लें तो विटामिन हमको 2 पढ़ना होगा। एक विटामिन होगा जो होगा किसमें, जल में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन में हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 विटामिन होता है जल में अगर घुलनशील विटामिन की बात करें। कौन कौन सा, एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन होता है विटामिन सी। और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन अगर हम पढ़ना चाहें तो कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन हैं जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। और भी हम इनके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, किस विटामिन से क्या रोग होता है, कब खोज हुई, किसने नाम दिया, किसने वर्णमाला के आधार पर वर्गीकरण किया, ये सब हम पढ़ेंगे। किस विटामिन को हम कहते हैं कि ब्यूटी विटामिन है, कौन से विटामिन को हम कहते हैं हार्मोन्स के जैसे बिहेव करता है, कौन से विटामिन है जो प्रतिरक्षी विटामिन है। मतलब आज तक एग्जाम में जो जो विटामिन से क्वेश्चन आए हैं वो सब हम लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे, कौन से खनिज लवण की कमी हो जाने से, आयरन की कमी हो जाने से कौन सा रोग होता है, फास्फोरस की, बाकी सब मिनरल्स की। उसके
बाद हम जल के भी विषय में पढ़ेंगे, मतलब एक एक भोजन के अवयव को लेकर हम चलेंगे। बाकी रही बात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब के भी बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। ये आपका ओवरऑल व्यू है कि हमको इतनी चीज़ों के बारे में भोजन के अवयव वाले टॉपिक पे पढ़ना है। बाकी अगली क्लास में इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।